Yes, sir. Great. सही. Perfect. So, like last class, what we are going to do today, we are going to cover three topics. और जैसा हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में किया था, मैं डिटेल में ही करवाऊंगा टॉपिक्स आपको. और आज के जो तीन टॉपिक्स हैं वो 50 years ऑफ इमरजेंसी, पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एंड नोबेल प्राइज जो अभी अनाउंस हुए हैं. ये तीन टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं और इनके रिस्पेक्ट में अलग अलग एस्पेक्ट्स हम देखेंगे. ठीक है. जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, माय एनालिसिस विल बी बेसिकली अराउंड 6 क्वेश्चंस. ओके. व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ. तो हम कोई भी जीके टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको इन 6 क्वेश्चंस के अराउंड में डील करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला टॉपिक 50 years ऑफ इमरजेंसी. मुझे लगता है कि क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस साल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और एनीवेज एक इंडियन सिटीजन को डेफिनेटली इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, व्हाट वाज इमरजेंसी, क्या हुआ था इस समय. इसका हमें नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है. राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं. So emergency was imposed in the entire India in 1975 and it stayed India national emergency लगी थी लगभग 21 months के लिए. राइट. सो 1975 से 77 के इस पीरियड को इंडिया का डार्केस्ट चैप्टर बोलते हैं. इंडिपेंडेंट इंडिया का डार्केस्ट चैप्टर बोलते हैं. डार्केस्ट चैप्टर इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है. सो क्यों ऐसा बोलते हैं अभी इसको हम समझते हैं. ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट. चलो. सो एक बार इसको समझने से पहले हम इंडिया का उस समय का सिचुएशन समझ लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, जिससे कि हमें इमरजेंसी समझने में आसानी हो. तो क्या कॉन्टेक्स्ट था उस समय इंडिया का. सो द कॉन्टेक्स्ट वाज दैट इन द इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम. एंड उसके और थोड़ा सा अगर मैं पहले जाऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, देयर इज सम डिस्टरबेंस एट माय एंड. गिव मी, सॉरी, रियली सॉरी. ओके गाइस, आई होप इट इज सेटल्ड नाउ. राइट. सो हाँ. तो जो बात हुई, बात कर रहे थे हम, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम. राइट. इंडिया 1971 में एक वॉर जीता था पाकिस्तान से, जब बांग्लादेश का पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था इनटू द ईस्ट पाकिस्तान वेंट एंड वेंट ऑन टू बिकेम बांग्लादेश. इंडिया सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश. फॉर सम अदर डे, अगर वो कोई टॉपिक आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इंदिरा गांधी वॉज राइडिंग हाई. काफी काफी मतलब उस समय स्ट्रॉन्ग इमेज हो गई थी. इंडिया एज अ इकोनॉमी वॉज नॉट डूइंग वेल. तो आप एक ऐसी सोसाइटी समझो, ऐसी सोसाइटी इमेजिन करो जो उस समय हो रही थी, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा था, इक्वाल इनइक्वालिटी ज्यादा थी. ठीक है. तो अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, सोसाइटी में गुस्सा ज्यादा था. तो एक सेलिब्रेट करने का कॉज मिला था व्हेन इंडिया वन दी वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एक नेशन बना था. तो इंदिरा गांधी वॉज राइडिंग वेरी हाई ड्यूरिंग दैट टाइम. अब क्या होता है कि पावर कई बार शायद, हम तो उस पोजीशन में रहे नहीं है, कभी तो बोल नहीं सकते, बट पावर शायद करप्ट कर देता है लोगों को. तो वही करप्शन चालू हो गया. करप्शन वॉज देयर इन इंडिया, आज से शायद ज्यादा ही रहा होगा, जैसा मूवीज और सब चीजों में हम देखते हैं. तो द सोसाइटी वॉज स्लोली, स्लोली सोसाइटी में थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा.
और इस समय कुछ नेशनल हीरोज, जयप्रकाश नारायण, इनका नाम याद रखना, जयप्रकाश नारायण नोबेल प्राइज विनर, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े भी हुए कि बहुत करप्शन है और देश के लोगों को जो चाहिए सर्विसेज या जो यूटिलिटी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं मिल पा रही। मैं आपको बहुत लेमन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे इस टॉपिक में। वो सर्विसेज या वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, राइट। इंदिरा गांधी वॉज वेरी पावरफुल एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसी समय क्या हुआ कि जो जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के बड़े, बीजेपी के बड़े नेता थे उस समय से, और बीजेपी वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, कांग्रेस वॉज द रियल पावर। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट कांग्रेस इन दीज थिंग्स, कि गवर्नमेंट गवर्नेंस ठीक से नहीं चल रही थी, डेमोक्रेसी ठीक से नहीं चल रही थी। शायद ऐसा कुछ कि किसी एक इंसान के पास जब ज्यादा पावर आ जाता है तो वो वाली चीज होने लगी थी। क्या हुआ इसी समय पर, एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 1975 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी चुनाव जीती, बट उनके खिलाफ एक केस दायर हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इन्होंने बीइंग प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज 1975 के पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर थी, बीइंग प्राइम मिनिस्टर इन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरीज को यूज किया इलेक्शन में अपनी जीत के लिए। सरकारी मशीनरीज का यूज मतलब कुछ इस तरीके का कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ फैसिलिटीज देता है, उन फैसिलिटीज को यूज करके इलेक्शन की कैंपेनिंग वगैरह की। ये जो केस चला, इसमें इंदिरा गांधी लॉस्ट, एंड कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी कैन नॉट फाइट एनी इलेक्शन फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। उनका प्राइम मिनिस्टरशिप हट गया, हटने वाला था। अब क्योंकि सिचुएशन इतनी ग्रेव हो चुकी थी, देन व्हाट हैपेंड इज इंदिरा गांधी इम्पोज द इमरजेंसी बाय आस्किंग द प्रेसिडेंट टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर होता है, बट इन जनरल प्रेसिडेंट वही करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, इन जनरल, ऑल्दो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्रेसिडेंट का अपना पावर है। बट उस समय जो प्रेसिडेंट थे उन्हें पपेट प्रेसिडेंट भी मीडिया बोला करती थी, कि जो इंदिरा गांधी बोलते थे वो वही करते थे। तो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इंपोज की, तो काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी। इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि मेरा पावर जाने वाला है, कांग्रेस को ऐसा लगा मेरा पावर जाने वाला है, तो ये इमरजेंसी इंपोज की गई। Now, please let us not judge the politicians in a negative manner or a positive manner, because we have not lived that period. आप मैं और मैं वो वाला पीरियड नहीं देखे हैं। हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो मीडिया में अभी दिख रहा है। उस समय एक्चुअली में क्या हुआ होगा ये हमें नहीं पता। ऑब्वियसली ऐसी ही चीज हुई होगी, बट कॉन्टेक्स्ट कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी रहा होगा। तो इट वोंट बी गुड ऑन अस टू जज पीपल लाइक दैट और पॉलिटिशियंस लाइक दैट, बट डेफिनेटली इट वाज रॉन्ग, राइट, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाकर के देखते हैं कि इमरजेंसी क्या थी, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह देखते हैं। तो इमरजेंसी वाज ड्यूरेशन जो मैंने बताया 21 मंथ्स का। अभी 50 ईयर्स हो गए, क्योंकि 50 ईयर्स हो गए तो इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, right? So the emergency refers to a 21-month period from 25th June 1975 to 21st March 1977। इस डे को हर ईयर आप देखेंगे बीजेपी मेक श्योर दैट पीपल डू रिमेंबर इमरजेंसी, because it was imposed by Congress, it was wrong of course, and BJP make sure that you do remember it, and this year they in a way रिमेंबर्ड द 50th ईयर ऑफ इमरजेंसी। जगह जगह पर उन्होंने इसके लिए इवेंट्स किए थे, ताकि हम इस डार्क पीरियड को याद रख सके और इससे सबक सीखे, राइट, एटलीस्ट ऐसा कहा गया, राइट। सो इस समय हुआ क्या, इंदिरा गांधी ने सारे सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया। सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड करना क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए, आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता है, जो लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं है उनको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वो इतना समझ सकते हैं कि एक आर्टिकल का मतलब है एक लॉ जहां से पावर डिराइव करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि इंडिया में के ऊपर कोई थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसके वजह से देश की सिक्योरिटी पर क्या बोलना चाहिए, देश की सिक्योरिटी में संकट आ सकता है, तो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी पूरे नेशन पर लगेगी, ठीक है,
राइट। अब होता क्या है नेशनल इमरजेंसी में, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल हो जाते हैं। ठीक है। इस समय क्या हुआ, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, सेंसरशिप लगा दी गई, मीडिया में कोई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था तो वो मीडिया को बंद कर दिया जाता था। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए बोल रहा हूं। एंड पार्लियामेंट फंक्शन अंडर एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर। ठीक है। तो ये इस साल हमारा 50 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए। अब आ जाते हैं ये हुआ क्यों था इम्पोज। बहुत से कारण थे जो मैंने बताया। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट 12 जून 1975, इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस इन हर 1971 विन फ्रॉम रायबरेली, डिस्क्वालिफाइंग हर फ्रॉम पार्लियामेंट। 1971 मैंने शायद डेट 1975 बोली होगी, तो नहीं, 1971 के इलेक्शंस में उन्होंने उनको गिल्टी पाया गया कि उन्होंने कुछ मैल प्रैक्टिसेस की थी, और इसके वजह से उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ना। अंडर, जस्ट इमेजिन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अगर पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो डेफिनेटली हंगामा तो होगा ही। एंड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी पावरफुल। ठीक है। मास एजिटेशन लेड बाय जयप्रकाश नारायण, इसको जेपी मूवमेंट भी बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण बिहार के थे। ठीक है। और पूरे इंडिया में इन्होंने एक तरीके से काफी बड़े हिस्से में इंडिया के इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था कि दे शुड राइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आस्क्ड फॉर द बेटर बेटर इंडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दे डिमांडेड रेजिग्नेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी। देयर वॉज इकोनॉमिक स्ट्रेन इन द कंट्री। यही तो सबसे बड़ी चीज होती है, मुद्दा यही होता है। महंगाई रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, फूड शॉर्टेज रहेगा, तो लोगों का गुस्सा रहेगा ही रहेगा। ठीक है। पॉलिटिकल सर्वाइवल, क्योंकि अब इंदिरा गांधी के ऊपर ऐसी मुश्किल आ चुकी थी, तो डेफिनेटली शी वांटेड टू रिटेन द पावर, एंड दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज फखरुद्दीन अली अहमद। आ सकता है कौन प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इंटरनल डिस्टरबेंस बोल करके उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इंपोज की। ठीक। इंपोज इसलिए की क्योंकि इंदिरा गांधी के रूल को सेफ गार्ड करना था। अब इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी समझते हैं। ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली डेट तो डेफिनेटली है, 25 जून 1975। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी विड्रॉ हुई। इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। इमरजेंसी जब विड्रॉ हुई तो वो तो इंदिरा गांधी को ऐसा लगा था कि लोग उनको सपोर्ट कर देंगे, बट पीपल डिड नॉट सपोर्ट, एंड कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन बैडली। मतलब जब अगला इलेक्शन हुआ तो जनता पार्टी ने इलेक्शन जीता, और कांग्रेस का जो पावर था, मतलब जो रूल था इंडिपेंडेंस के बाद से, वो पहली बार कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में आई थी इन मार्च 1977, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब इसके इमरजेंसी के सबसे ज्यादा इफेक्ट्स कहां पर देखे, पूरे इंडिया में देखने को मिले। जो मैं बता रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इसको तबाह कर दिया था, बिल्कुल तबाह कर दिया था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस वाज द मोस्ट वोकल, एंड इट इज स्टिल, आई बिलीव, इज वन ऑफ द मोस्ट फेयर न्यूज़पेपर व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट और एनीवन, आई मीन अनबायस्ड लगता है। तो इनको बिल्कुल तबाह कर दिया था द इंडियन एक्सप्रेस को। द स्टेट्समैन नाम ही खत्म हो गया है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखते थे। Opposition leaders like Atal Bihari Vajpayee, L.K. Advani, Morarji Desai, Jaiprakash Narayan were jailed. ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे संजय गांधी ने। संजय गांधी वाज द सन ऑफ इंदिरा गांधी, एंड हार्ड कोर बोलना चाहिए, जो पढ़ के और सुन के लगता है वाज अ डिक्टेटर। स्लम, इन्हें इन्हें अचानक से घूमते हुए कहीं इंडिया पर ऐसा लगा कि इंडिया में स्लम्स बहुत है, इसका ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, तो पूरे स्लम्स हटाने की बात की। मतलब वेयर एवर ही वेंट, इट वाज मेड श्योर कि स्लम्स हटाए जाए। स्लम्स हटाना सुनने में आसान लगता है, बट वहां के गरीब लोग कहाँ जाएंगे? That was the problem. They were in a way left homeless. People were forced to sterilize, forced sterilization हुआ था because इंडिया की पॉपुलेशन काफी बढ़ रही थी। तो ही थॉट कि यार ये तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, राइट। सो ये हुआ। जो भी इनके प्रोटेस्ट करता था, इनको इनकी सिविल लिबर्टी को छीन करके सीधा जेल में डाल देते थे। तो ये इस तरीके का खतरनाक यहाँ पर मुद्दा हुआ था। ठीक है। की फिगर्स ऑफ द इमरजेंसी, वी हैव सीन ऑल दीज 4 फिगर्स, मैं आपको बता दिया हूं। ठीक। एक मीसा करके रूल आया था उस समय, ऑपोजिशन लीडर्स वेयर डिटेन्ड अंडर मीसा, राइट। सो मीसा वाज अ रूल वेयर इन
मैं इसका फुल फॉर्म लिखा था बट भूल गया, आप एक बार सर्च कर लेना। आई थिंक सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ऐसा कुछ तो है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज द फुल फॉर्म। इसमें बेसिकली ये था, जो हम जो हम पढ़ते हैं कि आपको बिना वारंट के कोई पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता, बिना सर्च वारंट के आपका आपके घर का सर्च नहीं हो सकता, या आपको इनडेफिनेटली जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। ये सारे कायदे कानून को एक तरफ कर दिया गया और ये एक्ट पास किया गया कि इनडेफिनेटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप बोले तो आपको इनडेफिनेटली विदाउट वारंट भी जेल में बंद किया जा सकता है। सो ऑल दीज लीडर्स वेर पुट इन जेल indefinitely under the MISA Act. Very interesting person, HR खन्ना। अब ये एडीएम जबलपुर केस क्या है, ठीक है। एडीएम जबलपुर केस जो जो हुआ था, तो उस केस में ये मुद्दा सामने आया था कि यार इमरजेंसी के समय क्या इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो 5 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें से 4 लोगों ने बोला हाँ कर देना चाहिए, सरकार का हक है, ठीक है, कर सकती है सरकार। सिर्फ एचआर खन्ना एक जो जज थे उन्होंने डिसेंट किया था, उन्होंने बोला था आई डिसएग्री, लोगों की लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, देन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की बारी एचआर खन्ना की आई तो ही वाज ओवरलुक्ड, बिकॉज ही वाज द ओनली डिसेंटिंग जज, जो जो बोला था कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत कर रही है, जो बोले थे, सॉरी, जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत कर रही है। तो दिस वाज एडीएम जबलपुर केस। नाउ वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज फ्रॉम लॉ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, राइट। देयर इज अनदर केस, पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में ना एडीएम जबलपुर केस के जजमेंट को पलट दिया, मतलब अब ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लगेगी तो आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट, ठीक है। तो ये इस चीज को ध्यान रखना। इस ये पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, कि जब जब गवर्नमेंट ने आधार कार्ड कंपलसरी किया तो काफी सारे लोग गए कि इससे तो हमारी प्राइवेसी जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो रही है, हमारी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो सकती है, वायलेट हो सकती है। तो दैट वाज द टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन फिर से दिया कि यस, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज ऑन इट अनटिल एंड अनलेस देर इज अ थ्रेट ऑफ सम सिक्योरिटी और सम अदर थिंग। तो आधार वॉज एक बार कंपलसरी जो माना जा रहा था वो कंपल्शन नहीं है, आपके पास आधार नहीं है दैट डजेंट मीन दैट यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो राइट टू प्राइवेसी वहां पर पुट्टा स्वामी वाले केस में इसको जब लाया गया तो फिर किसी ने बोला कि पर आपने एक बार पहले एडीएम जबलपुर केस में बोला था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं गवर्नमेंट से। तो इस पूरी रूलिंग को उसमें ओवर रूल किया गया, मतलब ये पुट्टा स्वामी केस का ये इंपॉर्टेंस है, तो मैं साथ में उसको भी बता दिया हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, इमरजेंसी का इंडिया पे इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडिया पे ये हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना। इमरजेंसी लगी तो पार्लियामेंट एक तरीके से इनफेक्टिव हो गया, पूरा का पूरा गेम जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में आ गया, दे वर द सोल डिसीजन मेकर। गुड थिंग दैट हैपेंड वाज ऑपोजिशन में यूनिटी आ गई, ठीक है। तो सारे ऑपोजिशन के लोग एक साथ इलेक्शन लड़े, कांग्रेस को डिसाइसिवली हराया। दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। There was 42nd amendment that was brought in the year 1976. It strengthened the Indian democracy further. These words were added: socialist, secular, integrity. The words were added. Fundamental duties were added in this amendment. ये लॉ वाले स्टूडेंट्स को रटा हुआ होना चाहिए। आप फिर से एक बार रिविजिट करिए 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्टूडेंट्स आईपीएम सीयूटी वाले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लॉ वालों के लिए वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सोशल इंपैक्ट इसका ये पड़ा, ऑफ कोर्स फियर एंड ये सब चीजें मैं डिस्कस कर लिया हूं अभी। तो जो इमरजेंसी है, ठीक है, 50 years of the emergency and its impact still continues to shape Indian democracy। आपके घर में डेफिनेटली आपके पेरेंट्स, एंड इफ नॉट पेरेंट्स तो डेफिनेटली बड़े पापा, uncle, grandparents, whosoever, they must have lived that period। I will definitely recommend you कि एक बार उनसे बैठ के
उस समय के हाल समझ लो कि क्या था. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू फॉरगेट अबाउट द एग्जाम, just to understand how India as a country has evolved, right? So this is about emergency. कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है कि इमरजेंसी तीन तरीके की होती है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी इज द वन दैट वी हैव डिस्कस्ड. वन इज द स्टेट इमरजेंसी. स्टेट इमरजेंसी आए दिन लगती रहती है, जब लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है. एंड द थर्ड वन इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इंडिया में कभी भी नहीं लगी है. प्लीज उसे ध्यान रखें, इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है. तो नेशनल इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट्स में जो राइट टू फ्रीडम है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. इस चीज को ध्यान रखें, अभी भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे को जहां जाना है मैं जाऊंगा, मेरे को जो बोलना है वो बोलूंगा, वो सस्पेंड हो जाता है. राइट टू लाइफ ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता. राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये सस्पेंड नहीं होते हैं. बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, सस्पेंड पूरी तरीके से नहीं हो सकते, कर्टेल हो सकते. ठीक है, राइट. सो दैट इज इट अबाउट द इमरजेंसी. एनीथिंग दैट यू वांट टू से, आई कांट से दैट, आस्क. आई इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू यू नो डिस्कस समथिंग, तो प्लीज शेयर. क्लियर हुआ क्या ये टॉपिक? यस सर। यस सर। यस सर। मैं इसके बारे में कुछ अच्छी चीजें भी बता देता हूँ. इमरजेंसी एक ऐसा समय था जब इंडिया में ट्रेन टाइम पर चलने लगी थी. सरकारी बाबू, जो मैंने सुना है, सरकारी ऑफिसेज में काम होने लगे थे. सरकारी ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर समय से ऑफिस जाने लगे थे, डिसिप्लिन में रहने लग गए थे, बिकॉज संजय गांधी का काफी ज्यादा डर था. ठीक है, तो ये सब कुछ अच्छी भी चीजें शायद उस समय हुई थी ड्यूरिंग द इमरजेंसी. बट नेवरथलेस डिसिप्लिन कैन नेवर बी एक्सक्यूज टू कर्टेल द लिबर्टी ऑफ द पीपल. दैट्स माय व्यू ऑल्दो. ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया. चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं. फ्रांस. फ्रांस अभी क्राइसिस से गुजर रहा है. ठीक है, फ्रांस में सिचुएशन ऐसा है कि लोग सरकार से गुस्सा है. सरकार जो है उसके पास इनफ नंबर ऑफ सीट्स नहीं है कि अपनी पावर को बचा सके. बट जो वहां पे जो सबसे पावरफुल आदमी है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने पावर को किसी तरीके से तो बचा सके. राइट, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रांस. राइट, एंड फ्रांस इज वन ऑफ द मोस्ट बोलना चाहिए, दिस इज वन नेशन जिसने हमेशा से लिबर्टी का प्रिंसिपल ही एक्चुअली फ्रांस से आया है. when I go back in detail and we talk about it, then you will understand. Is it possible to change the undo the words that were added to the preamble? प्रियम्बल में अगर ऐसा कोई भी वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जा रहा है वो नहीं हट सकता. ठीक है, डेफिनेटली उसमें एडिशन हो सकता है, हटाया भी जा सकता है, बट नॉट समथिंग दैट चेंजेस द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डन. ठीक है, राइट. सो बढ़ते हैं आगे. What is the situation in France? France is going through a major political crisis. The government of President Emmanuel Macron is facing instability with no single party holding a majority in the parliament. Prime Minister Sebastien Lecornu has been reappointed after his cabinet collapse. जीके का तगड़ा क्वेश्चन हो सकता है. फ्रांस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझे. प्रेसिडेंट है वहां पर, प्राइम मिनिस्टर भी है वहां पर. इंडिया में भी है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, बट इंडिया का प्रेसिडेंट इज ए ट्यूटुलर हेड, नॉट एग्जीक्यूटिव में उनका कोई लेना देना है नहीं. यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, लोग प्रेसिडेंट को चूज करते हैं और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. दैट इज द सिचुएशन इन फ्रांस. ठीक है, लोग प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी. मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें प्रेसिडेंट को चूज किया जा रहा है. ठीक है,
and president is then choosing the prime minister. That is the case. तो इमानुअल मैक्रन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस. फ्रांस में जो तीन पॉलिटिकल पार्टीज, मेनली जो हर जगह की तीन आइडियोलॉजीज बोलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टीज नहीं बोलना चाहिए, लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट एंड राइटिस्ट. ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, बट फिर से बता देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए. लेफ्टिस्ट पीपल आर दी पीपल हु आर मच मोर लाइक, किसी भी चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. फॉर देम एवरीवन इज इक्वल, और सबके सबको अपनी जिंदगी लिबर्टी के साथ जीने का हक है. राइटिस्ट थोड़े दूसरे एंड के होंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको जीने का हक नहीं, बट दे विल थिंक अबाउट नेशन, दे विल थिंक अबाउट द कल्चर, दे विल थिंक अबाउट कि गॉड, भगवान ने सब बनाया है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड सेंट्रिस्ट जो दोनों आइडियोलॉजी को मिक्स करके चलते हैं बीच में, जैसे कि नाम बता रहे हैं. ठीक है, राइट. तो अभी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट है, बट इनके पास भी इनफ सीट्स नहीं है कि ज्यादा दिन तक सस्टेन कर सके. चलते फिरते मतलब सरकार चल रही है, वैसी वाली कहानी है. ठीक है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है. मुद्दा ये है कि फ्रांस के लोग नाराज है. द गवर्नमेंट्स प्लान टू रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल द कंट्रीज डेट हैज एंगर्ड द पीपल. लोगों को गुस्सा है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नया बजट पेश किया है, उस बजट में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपनी स्पेंडिंग्स को रिड्यूस कर रहे हैं. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स रिड्यूस हो रही, तो इससे लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? बिल्कुल लोग इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि आज की डेट में अगर इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हम अपनी स्पेंडिंग को कम कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सिडी बंद हो जाएगी, जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, रिटायरमेंट एज अगर 58 है तो वो 62 हो जाएगी. ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के जहां जहां पर खर्चे हो रहे हैं वो सब चीजों में कटौती आएगी, ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी. ऑल दोज इंपैक्ट्स विल बी देयर, राइट. तो गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हम अपनी खर्चे को कम करेंगे. क्यों कम करेंगे? क्योंकि इनका फिस्कल डेफिसिट काफी हाई है. व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट ऑफ अ कंट्री? Fiscal deficit of France is around 5.5% to 5.6%, which is very, very high. What is fiscal deficit? Fiscal deficit in, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लोग हैं, तो anyone who will try to attempt. सर, तो Fiscal deficit. गवर्नमेंट जो अमाउंट स्पेंड करती है टोटल कंट्री के हाँ, जीडीपी में से, या फिर जो उनका जो स्पेंडिंग अमाउंट गिवन रहता है उसमें से कितना था स्पेंड करती है, तो वो जो गैप आ जाता है उसको डेफिसिट बोलते हैं. तो बोलने का मतलब अगर गवर्नमेंट 5 रुपए स्पेंड कर रही है तो आउट ऑफ 100 रुपीज जीडीपी, तो 5% इज फिस्कल डेफिसिट. यस सर. ना ना. Sir, it's actually the difference between government expenditure and its revenue. So if it's हाँ, expending more, then the physical deficit is more as it's करेक्ट. earning less. राइट, सिंपल. डेफिसिट का मतलब मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूं और कमा कम रहा हूं. ऑब्वियसली ज्यादातर देश में ये हालत रहेगी, इंडिया में भी रहेगी, क्योंकि अब हम समझ सकते हैं इंडिया में टैक्स उतना गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर पाती है जितना खर्च करती है. तो टिपिकली द रेंज वुड बी 3.5% तक के है, तब तक के सब चलेगा. लेकिन जैसे ही वो 4% जाएगा तो परेशानी चालू हो जाएगी. किसको परेशानी चालू होगी? इन्वेस्टर्स को परेशानी चालू होगी. इसको ऐसे सोचो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, मेरे खर्चे हैं 105 रुपए और मेरी इनकम है 100 रुपए. मेरे को 5 रुपए की जरूरत पड़ रही है. डेफिनेटली मेरे को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा वो 5 रुपए लेने के लिए. मैं बैंक के पास जा सकता हूँ, दोस्त के पास जा सकता हूँ, किसी के भी पास जा सकता हूँ. बैंक एक आध महीने दे देगा, दोस्त 1 महीने दे देगा, 6 महीने दे देगा. 6 महीने बाद उसको लगने लगेगा यार ये कैसा आदमी है, इसकी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, ये पैसा तो मेरा डुबाएगा. वो पैनिक करने लगेगा, वो आपको अगली बार पैसे नहीं देगा. थिंक अबाउट इट. इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया, मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर अभी बात करूं, इंडिया में काफी बाहर का पैसा आ रहा है. अगर फिस्कल डेफिसिट इंडिया की हाई हुई तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में पैसे लगा रहे हैं, दे विल बी वरीड कि हमारे पैसे का क्या होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है और इनकम के सोर्सेज नहीं बढ़ा रही है. दैट इज वाई गवर्नमेंट कैन नॉट एंड अप गिविंग सब्सिडीज एंड फ्री में सब चीज. पैसा आएगा नहीं, दूसरे पर जो दे रहा है पैसा वो परेशान हो जाएंगे. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बिकम वेरी हाई. ठीक है, तो जब सॉरी फ्रांस में ये 5.4% है, 5.6% है. गवर्नमेंट अपने बोलने में सही है कि मेरे को फिस्कल डेफिसिट कम करना है. और जब भी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए, ये उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो टैक्स बढ़ा दे,
ठीक है, या फिर एक्सपेंसेस कम कर दे। दोनों ही चीज अगर करे, दोनों में से कोई सी भी चीज करे, डेफिनेटली लोगों को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये इस वजह से फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। समझते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है? अभी हमने सोशल इशू देखा, थोड़ा सा ओवरऑल इशू देखा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि तीनों की तीनों पार्टी में से किसी के भी पास सफिशिएंट पावर नहीं है, सफिशिएंट सीट, सफिशिएंट बोलना चाहिए कि सीट्स नहीं है पार्लियामेंट में। ठीक है, सो क्या रिपीट करना है मान्या? वो रिपीट दैट में मैं तो बहुत चीज बोल दे रहा हूँ। बोल करके बोलो, ऐसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है। स्पीक। तो फिजिकल डेफिसिट एक बार और सिंपल फॉर्म में बता सकते हो क्या? क्या फिस्कल डेफिसिट क्या? एक बार और सिंपलर फॉर्म में बता सकते हो क्या? मेरे को उतना नहीं समझ में आया। उससे भी सिंपल, उससे भी हाँ। सिंपल ये है कि तुम्हारे पास फिर देखो, मैंने जो सिंपलेस्ट बताया वो उसको फिर से रिपीट करता हूँ, और फिर गवर्नमेंट के फॉर्म में हम को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके खर्चे 105 रुपए है और आपके जेब में 100 रुपए है, तो आप 5 रुपए कहाँ से लेके आओगे? कहीं जाओगे मांगने के लिए, राइट? यस। यस और नो? यस। हाँ। तो वो 5 रुपए जब आप मांगने जा रहे हो, तो कोई आपको एक बार दे देगा, दो बार दे देगा, जब जब 6 बार 7 बार जाने लगोगे, तो सामने वाला इंसान देने से मना कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसको ऐसा लगने लगेगा कि आप स्टेबल नहीं हो, आप पैसों को डुबा दोगे। इन्वेस्टर जब है वो यही चीज देखता है कि मैं इंडिया में या फ्रांस में पैसे लगाऊंगा, तो वेदर दैट मनी इज सेफ और नॉट। बैंक विल सी दैट ये पैसा सेफ है कि नहीं है, रिस्क है क्या। ठीक है, तो अभी हम फाइनेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। अब देखो, गवर्नमेंट के पास ना, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, इस इक्वेशन में दो चीजें हैं। रेवेन्यू यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के रेवेन्यू कहां से आते हैं? मेजरली टैक्सेस। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत सारे हैं, वो सब्सिडी देती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करती है, रोड बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब उनके खर्चे हैं। यार, अगर मेरे को फिस्कल डेफिसिट यानी कि मेरा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर का गैप है, जो ये 100 रुपए है और ये 105 रुपए है, इसको कम करना है तो दो ही तरीका है। या तो मैं रेवेन्यू बढ़ा दूं, रेवेन्यू बढ़ा दूं मतलब कहां से बढ़ेगा? टैक्स, टैक्स लूंगा, सरकार तो टैक्स ही लेगी। टैक्स लेगी तो आपको तकलीफ होगी, आम जनता को तकलीफ होगी। या तो एक्सपेंडिचर कम कर दो, एक्सपेंडिचर कम करूंगा तो सब्सिडी कम करना पड़ जाएगा, या डेवलपमेंट का काम रोकना पड़ जाएगा। इधर वे फिर से लोगों को परेशानी होगी। तो प्रॉब्लम यहां पर होती है। फिस्कल डेफिसिट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, एंड आरबीआई का सबसे पहला पर्पस होता है कि मनी की सप्लाई बरकरार रखे और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखे। ठीक है, सो ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, मान्य आप? यस सर, क्लियर। हाँ। तो लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट ये क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, फ्रांस में वापस आ जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझना, किसी टॉपिक को समझना है तो इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिस्ट ये डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन और वेलफेयर स्कीम वापस लेकर के आओ। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बोला हम पेंशन कम कर देंगे, वेलफेयर स्कीम कम कर देंगे, तो लेफ्टिस्ट तो नाराज होगा ही होगा। उसको तो ये लिबर्टी, आराम से जिंदगी जियो, ये सब पसंद आता है। जो जो बाकी कट्स कर रहे हैं स्पेंडिंग में, उसको कम करो। और ये इनकी हमेशा की डिमांड रहेगी लेफ्टिस्ट की, जो पैसे वाले लोग हैं इनसे और ज्यादा टैक्स लो तुम, बाकियों से मत लो। तो इस तरीके से तुम अपने ये रेवेन्यूज बढ़ाओ। सेंट्रिस्ट जो मैक्रॉन्स की रेनेसा पार्टी है, ऑब्वियसली वो डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इसकी पार्टी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि फ्रांस को इसकी जरूरत है, तभी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। राइट एंड फार ग्रुप, वो बोल रहे हैं कि मैक्रन को बोल रहे हैं कि तुम छोड़ो, इलेक्शन जल्दी कराओ। इनको इलेक्शन है क्योंकि इनको चाहिए पावर अभी। और हमेशा हर जगह राइटिस्ट गवर्नमेंट का ये रहेगा कि स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉ, मतलब बाहर के लोग हमारे देश में ऐसे आसानी से नहीं आकर के आ सकते, इनको रोको। तो ये राइट एंड फार राइट ग्रुप की ये डिमांड है। Because none of these groups have enough seats to rule alone, the government keeps failing and new alliance keep breaking apart. पिछले 2 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। पब्लिक सेंटिमेंट क्या बोलता है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। September 10 को फ्रांस के लोग सड़क पर उतर आए थे। एक उन्होंने इवेंट किया था, प्रोटेस्ट किया था, जिसका नाम अब ये फ्रेंच लैंग्वेज में होगा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, ब्लोकुऑन स्टाउट।
या ब्लॉक एवरीथिंग। इसका मीनिंग है ब्लॉक एवरीथिंग, राइट। सो पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया था, ब्लॉक एवरीथिंग या ब्लॉक ऑन स्काउट उस इवेंट का नाम था। अक्रॉस फ्रांस ये हुआ, वर्कर्स, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग एक साथ जुड़ गए, स्टूडेंट्स जुड़ गए, रोड्स, रेलवे, ऑफिसेस सबको शट डाउन किया। 2018 में एक और ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ था जिसका नाम है येलो वेस्ट प्रोटेस्ट। नाम से समझ में आ ही रहा है कि येलो वेस्ट पहन के आए होंगे, मैं ज्यूम कर रहा हूं, मैंने ज्यादा डिटेल उसका देखा नहीं फिर क्या किया था, बट हाँ, इसका भी रीजन यही था कि इनइक्वालिटी एंड राइजिंग प्राइजेस। सो 2018 से, मतलब फ्रांस में हमेशा ये सब चलता रहता है, ठीक है। अब ये फ्रांस को स्टेबिलिटी कब मिल सकती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट दो तीन रास्ते हो सकते हैं। अगर अर्ली इलेक्शंस करवा दिया, कोई नई स्टेबल सरकार बन गई, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी, ठीक है। या फिर सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी एक साथ होकर के तैयार हो जाएं कि ठीक है, जो बजट आया है हम साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक, राइट। बट जो सिचुएशन है उसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चैलेंजिंग लग रही है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज हाई एंड गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग, राइट। somebody will, I mean, somebody will not be happy, कुछ से किसी को तो कोई ना कोई तो नाराज होगा ही होगा। हु आर द की प्लेयर्स, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस इंसान ने कुछ दिन पहले रिजाइन किया था, बोला था कि मेरे से सरकार नहीं चलेगी, सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने। और इमैनुअल मैक्रोन ने फिर से उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, बिकॉज इनके सामने चैलेंज ये है कि किसी और पार्टी के बंदे को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया तो इसकी नहीं सुनेंगे। तो दीज आर दी की फिगर्स। आई डोंट थिंक दैट आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत है, मतलब डोंट टेक दैट मच पेन। या ट्रेड यूनियंस एंड फ्रेंच पब्लिक, ओके, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की जब बात हो तो इनके फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसने एक तरीके से पूरी दुनिया को दिखाया कि एरिस्टोक्रेसी को कैसे खत्म करना चाहिए और डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है, उस पर क्वेश्चन ना आए, राइट। सो फ्रांस में रिवॉल्यूशन एंड प्रोटेस्ट की हिस्ट्री काफी ज्यादा डीपली रूटेड है। दीज पीपल दे डू नॉट हेजिटेट टू कम डाउन ऑन स्ट्रीट, बिकॉज काफी डीपली रूटेड है, जैसा मैं बोल रहा हूँ। सो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स की बात करते हैं, है ना। सो फिलोसफर जीन जैक रूसे, ठीक है, ही वाज अ फिलोसफर हु प्रोपोगेटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी, ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मामला, बेसिक डेफिनेशन, या डेफिनेशन नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि यार सोसाइटी में मैं अकेला कुछ खास नहीं कर सकता, बट अगर सोसाइटी को मिलजुल के रहना है तो मेरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मेरे को फायदा हो सके। ठीक उसी तरीके से तुमको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उन चीजों के लिए जिसकी तुम्हें जरूरत है। और सोसाइटी एग्जिस्ट तभी कर पाएगी या चल तभी पाएगी जब सारे लोग एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक अनसेड कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधे हुए हैं कि दिस इज द वे दैट सोसाइटी विल फंक्शन, ठीक है। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, वी हैव टू एडजस्ट आवर लिबर्टीज एट टाइम सो दैट सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। सो देयर एग्जिस्ट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी सोसाइटी टू एग्जिस्ट, ठीक है। इसके कुछ की फिगर्स थे। सबसे पहले ये हॉब्स फिलोसफर है, उन्होंने बोली थी। और मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरे को पता है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो पहला इंसान, बीच में और भी लोग थे, मैं उनको नहीं गिन रहा हूं। होप्स के बारे में पूछा जा सकता है, बट ज्यादा चांसेस है फ्रांस आए तो रूसो रूसो के बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ही वॉज द फ्रेंच पर्सन हु सेड दैट इन 1762 यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब वही मोनार्की वाला सिस्टम, और जो बस कुछ चुनिंदा लोगों के पास पावर था, वही सब चीज करते थे। तो ये फिलोसफर ने कहा कि जो पावर है वो लोगों को मिलना चाहिए, ना कि रूलर्स को, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दिस गिव बर्थ टू द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन देन स्लोली स्टार्टेड टू स्प्रेड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। जो 18th 19th सेंचुरी में धीरे 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 जाकर के सभी जगह जो एरिस्टोक्रेसी या किंगडम वाली जो चीज थी वो खत्म होने लगी बिकॉज ऑफ दिस, राइट।
नेपोलियन बोनापार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ फ्रांस। इसने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब केओस था तो ही वाज द वन हु स्टेबलाइज्ड फ्रांस, बट डेफिनेटली ये भी बाद में बहुत ज्यादा बोलना चाहिए डिक्टेटर जैसे हो गया था, एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी लिखा भी है, बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी ही डिड गिव स्टेबिलिटी टू फ्रांस। ठीक है, तो काफी अच्छा काम भी किया था, बट टुवर्ड्स द एंड ही बिकेम बिट मोर डिक्टेटर काइंड ऑफ। ठीक है, देन देयर वेर सेवरल रिवॉल्ट्स। तो ये टाइमलाइंस में शुरू के दो तीन लोग इंपॉर्टेंट थे, बाकी हमारे उतने काम का नहीं है। ये मैं कवर करवा दिया, ये मैं कवर करवा दिया। ठीक, राइट। सो ये हो गया फ्रांस का। तो याद रखना इसमें से दो तीन को अगर ये आया तो दो तीन क्वेश्चन में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आ सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है। लास्ट टॉपिक इज नोबेल प्राइज। ये थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है, ठीक है, नोबेल प्राइज का, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें 6 प्राइजेस और हर में दो दो तीन तीन प्राइजेस। मेरे तो ऐसे नाम रटना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट ठीक है, मतलब वी हैव टू डू दैट। ठीक, राइट। तो इसमें मैं काफी सारे फैक्ट्स वगैरह दूंगा, प्लीज नोट्स बना लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्लाइड वाइड शेयर नहीं करने वाला हूं, ठीक है। सो नोबेल प्राइजेस इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी 2 minutes break, 1 minute break. I am getting a sip of water and then we'll start. चलो, सो व्हाट आर नोबेल प्राइजेस एंड कितनी फील्ड्स में देता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है, लल्लू सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। 6 फील्ड्स में, 6 एरियाज में नोबेल प्राइज मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस एंड इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो 6 फील्ड है इसमें मिलता है। और अगर प्राइज मनी के बारे में आए तो कैश प्राइज ऑफ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ठीक है, ईच अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ गोल्ड मेडल, अ डिप्लोमा एंड अ कैश प्राइज ऑफ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ठीक है, अभी जल्दी से कोई मेरे को सर्च करके बताओ, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मतलब कितना हो रहा है रुपीज टेन में या करोड़ डॉलर्स में, किसी 10 करोड़ कितना हो रहा है? 10 करोड़। अरे देख के मतलब कैलकुलेट करके बताया ना, ऐसे सुना हुआ तो नहीं बताया ना? नहीं नहीं कैलकुलेटर सर, गूगल में होगा। नहीं नहीं सर, कल ही देखा था। ठीक है, राइट। सो या इकोनॉमिक साइंसेस का जो अवार्ड है वो 1968 में ऐड हुआ। शुरुआत में 5 थे। ठीक है, वाई वेर द नोबेल प्राइज क्रिएटेड, राइट? तो एल्फ्रेड नोबेल वाज द स्वीडिश इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। ठीक है, ये इन्होंने डायनामाइट बनाया था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इनके साथ क्या हुआ। ठीक है, एक बार ना गलती से न्यूज़पेपर में छप गया, न्यूज़पेपर वालों को लगा होगा कि एल्फ्रेड नोबेल मर गए, तो उनकी ऑबिचुअरी लिखी। न्यूज़पेपर ने ऑबिचुअरी में ये लिखा, टू ऑनर दोज हु कन्फर्ट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू मैनकाइंड। नहीं 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 नहीं, ये तो इसने बोला था, ये न्यूज़पेपर ने ये लिखा था। Shocked by a premature obituary in 1888 that called him the merchant of death। तो ये है कहानी, है ना, वो बाद में उसने वो बोल के गया था। तो एल्फ्रेड नोबेल का न्यूज़पेपर को लगा कि गलती से उन्हें लगा कि मर गया, तो उसकी ओबिचुअरी में उन्होंने लिखा कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर, इस तरीके से। वो बेचारा पढ़ा, उसे लगा यार मेरे को लोग इस तरीके से याद करेंगे। वाई? बिकॉज उसने डायनामाइट बनाया था। सोचो, डायनामाइट नहीं होता तो वॉर में जो इतना एक्सप्लोडिंग पावर आया है वो होता नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली डायनामाइट के कुछ अच्छे यूज है, बट बुरे यूज भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ डेथ बोला। देन ही थॉट दैट आई डोंट वांट टू बी रिमेम्बर्ड इन दिस वे। इसके पास पैसे बहुत थे,
अभी के समय के USD $250 million, है ना। तो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड ऑफ विद द नोबेल प्राइज विच इज कन्फर्ड एवरी ईयर आफ्टर हिज नेम। तो मन में लग सकता है कि यार मैथमेटिक्स क्यों नहीं, हाँ क्यों मैथ्स में नहीं देते, ये सब चीज में देते हैं, केमिस्ट्री में दे देते हैं, मैथ्स में नहीं देते हैं। ठीक है। सो अनसर्टन रीजन है, राइट। कुछ लोगों को मतलब लोगों को नहीं, मतलब मैं ये क्यों, मैं इस सवाल को क्यों इंक्लूड किया, मैं ये भी बता देता हूँ। करेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रीड दैट बुक। ठीक है। विच इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अ बुक। ये इतनी बढ़िया बुक है कि आपको बहुत ज्ञानी बना देगी। आपसे कोई भी फील्ड में साइंस की, इवोल्यूशन की, इसमें बात करने बोलोगे तो आप थोड़ा बहुत बात कर लोगे। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग, स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है। तो ये बुक मैं जो पढ़ रहा हूं तो उसमें भी ये मुद्दा है कि एल्फ्रेड नोबेल का मैथमेटिक्स के प्रति थोड़ा सा नाराजगी थी। उसे लगता था कि ये थियोरेटिकल है, इससे कुछ हासिल होता होता है नहीं, फिजिक्स के लॉ से कुछ हासिल होता है, केमिस्ट्री से कुछ हासिल होता है, मैथ से कुछ होता नहीं है हासिल। ऑब्वियसली ही वाज रॉन्ग, राइट। प्लस देयर आर आल्सो क्लेम्स दैट he had rivalries with some of the mathematician of that time, he did not like them, right? So इसका कोई सबूत तो है नहीं, अब वो तो चले गए, उन्होंने क्यों नहीं बनाया, तो स्पेकुलेशंस हैं। बट स्पेकुलेशंस होती रहनी चाहिए, तभी क्लास में इंटरेस्ट आता है। हाँ मैं, बट नोबेल प्राइज नहीं है तो मैथ्स की फील्ड में दो प्राइज है, फील्ड्स मेडल एंड अबेल प्राइज। ठीक है। बट प्लीज डू नॉट कंसिडर देम एज कि ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है, माना जाता है बट ऐसे कोई बॉडी नहीं है जो बोलता है कि ये दीज आर इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज और समथिंग। बट दीज आर दी हाईएस्ट मेडल्स और प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फील्ड्स मेडल एंड अबेल प्राइज। ठीक है। ये हर साल 4 साल में मैथमेटिशियंस को दिया जाता है एंड 40 ईयर्स से कम होना चाहिए। और अबेल प्राइज इज एक्चुअली अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स, राइट। यस सर। बट ये नहीं देने का ये रीजन नहीं कि दूसरे प्राइज एग्जिस्ट करते थे, नोबेल प्राइज पहले बने वैसे तो। अब ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना कि नोबेल प्राइज कहां पर मिलते हैं। ठीक है। तो सारे नोबेल प्राइजेस स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं 10 दिसंबर के दिन। ठीक है। 10th December इज अ फिक्स्ड डेट। स्टॉकहोम स्वीडन, ऑल नोबेल प्राइज एक्सेप्ट द पीस, पीस इज गिवन एट ऑस्लो नॉर्वे। ठीक है। दिस कुड बी अ क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन। द पीस प्राइज इज अवॉर्डेड हियर इज द नोबेल बिलीव्ड नॉर्वेज स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एंड पीस ट्रेडिशंस बेटर रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है। तो नॉर्वे को इस वजह से पीस का वहां पर दिया जाएगा, ऐसा बोला। At the time of Nobel's 1895, while Sweden and Norway were united under one monarch but had separate governments, which influenced his decision to assign the Peace Prize to Norwegian committee. सिलेक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा सिलेक्शन को जानते हैं, और ये इंटरेस्टिंग होगा जानना क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाज एक्सपेक्टिंग या एटलीस्ट क्लेमिंग कि ही विल गेट द पीस प्राइज, ही शुड गेट द पीस प्राइज, मे बी नेक्स्ट ईयर ही विल, बिकॉज टेक्निकली दिस ईयर्स deadline was 31st January and he took the oath of president on 20th of January. ठीक है। तो इसका ना नॉमिनेशन 1 साल पहले चालू होता है और 31st जनवरी को नॉमिनेशन की डेडलाइन रहती है, मतलब 31st January of 2026 will be the deadline for the Nobel prizes of 2026 that will be declared in December or that will be given in the month of December next year, है ना। तो नॉमिनेशन की डेडलाइन होती है और एलिजिबल नॉमिनेटर्स ये सब होते हैं। ठीक है। फरवरी से सितंबर तक के शॉर्टलिस्टिंग होती है, जो नॉमिनेशंस हुए हैं उनके, किसके ज्यादा नॉमिनेशंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। देन अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज एंड नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, ये दोनों के पास पावर है। ये जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है ये 5 विनर्स डिसाइड करती है, नॉर्वेजियन नोबेल 1 विनर डिसाइड करती है इकोनॉमिक्स का, ये फाइनल डिसीजन लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप को 31st January तक के, जो मैंने न्यूज़पेपर में कल या परसों पढ़ा था, ही गॉट 4 नॉमिनेशंस, तो विच वाजंट गुड इनफ, बट देन he may get a lot of nominations next year and who knows what happens next year, he may actually get the Nobel Peace Prize. ठीक। right, so when did Alfred Nobel think of the prize and what inspired him? तो ये एक शॉकिंग मिस्टेक मैंने बता दिया। ठीक है।
इसने एक विल बनाई 1895 में, पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1901। अब इस साल के कौन है भाई, ये खतरनाक है। मैं सबका आपको ब्रीफली काम बता देता हूं क्या किया है ना। बड़ा टेक्निकल होता है, एक तो समझने में मुझे भी काफी टाइम ही लगा, नॉट दैट, बट देन आई वांट टू मेक लाइफ इजी फॉर यू कि भाई तुम्हें काम तो याद हो। अब इन तीन में से जो अच्छा नाम लगता है उसको रट लेना भाई, बाकी दो साथ में लगा देना। मैं तो ऐसे ही करता, मतलब मैं ये तो नहीं सोचता कि एक सही नाम देगा और दो गलत नाम देगा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्लैट में, बट देन ठीक है। तो फिजिक्स का मिला है इन तीन इंसान को। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना, ये निकाला। अब ये है क्या? अब एक तो क्वांटम फिजिक्स वैसे ही खतरनाक होता है ना, मतलब स्कूल के भी टीचर्स को वो ठीक से आता वाता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, आईआईटी के पेपर में नहीं आता जब, बिकॉज इट इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब ये होता है कि यार ये मतलब कैसे ऐसे हो रहा है, मतलब ये क्रिस्टोफर नोलान की जो मूवीज होती है ना, वो थोड़ा बहुत उसमें क्वांटम के कुछ पंडे रहते भी हैं, ठीक है, मल्टीवर्स वगैरह काफी सारे अब तो सिनेमा मूवीज में रहता है, ठीक। बट क्वांटम मैकेनिक्स इज समथिंग which not many of us understand, including myself. I'm not saying that I don't understand anything. थोड़ा बहुत गिरते पड़ते कभी कुछ समझ में आ जाता है उसमें। तो बात यह है कि दो तरीके की फिजिक्स है। एक है मैक्रो फिजिक्स, जो हम जो देखते हैं, ग्रेविटी ग्रेविटी ये सब चीजें समझ में आ जाती है। एक होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते वैसे तो क्वांटम, बट उससे भी छोटे लेवल की जो फिजिक्स होती है वो अलग ही होती है, वो अपना ही अलग बिहेवियर है उनका, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि वो आप जब देख रहे, मतलब ये बोलते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड में अगर आप आंख बंद रखे हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सामने आपके लैपटॉप है। जब आप आंख खोलोगे तो लैपटॉप दिख रहा है, बट दैट डजंट मीन कि बंद है तो वो वहीं पर है। इट मे बी एनीवेयर। दैट इज व्हेन यू सी थिंग्स, तभी चीजें आई है, हो सकता है बाकी समय ना हो, पता नहीं ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बट इस तरीके की चीज है। इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं क्वांटम लेवल पे। आप इमेज इस इफेक्ट को टनलिंग बोलते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, और इन लोगों ने टनलिंग पे काम किया है बेसिकली, उसलिए इन्हें मिला है। अगर आप बॉल को दीवार पे मारोगे तो बॉल रिबाउंड हो जाएगी, ठीक है, बॉल रिबाउंड हो जाएगी। लेकिन क्वांटम लेवल पे ऐसा हो सकता है कि वो बॉल रिबाउंड ना हो, वो सीधा दीवार से पार हो जाए, बॉल विल गेट थ्रू द वॉल एंड गेट टू द नेक्स्ट रूम, एंड दैट एक्चुअली हैपेंस इन क्वांटम। मुद्दा ये था कि इन्हें अभी तक के ये नहीं पता था कि कितने साइज का पार्टिकल जो है वो टनलिंग कर सकता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये दिखाया कि यार ये भी पॉसिबल है, अगर अकलमंदी से एक्सपेरिमेंट करो तो आपके हाथ में एक बॉल आ सके या ऑब्जेक्ट आ सके, वो ऑब्जेक्ट भी टनलिंग कर सकता है। वो कैसे किया वो छोड़ो, वो हम मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आया, मैं पढ़ने की कोशिश किया था, but that is what they have done. Now what, how will that impact? That they are saying will immensely increase the computing power of the machines, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं इसमें। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है पता है? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपके क्लैट के काम का नहीं है, बट ऐसे ज्ञान दे रहा हूं तो दे देता हूँ। क्वांटम जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी में रहते हैं, 0 और 1। क्वांटम कंप्यूटिंग में एट सिंगल पॉइंट इन टाइम, है ना, बाइनरी आप पढ़े होगे 0 और 1, क्वांटम कंप्यूटिंग में सिंगल पॉइंट इन टाइम दे कैन बी इन मल्टीपल, दे कैन टेक मल्टीपल फॉर्म्स। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ 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 तो भी हो, बहुत सारी चीजें वो कर सकता है, तो कंप्यूटिंग उतनी फास्ट हो जाती है। अब ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाती। दूसरा है केमिस्ट्री के ये तीन लोग। केमिस्ट्री में इन लोगों ने कुछ बनाया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, बड़े मतलब कमाल के लोग हैं। इन लोगों ने अलग अलग आयंस को जोड़ा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के आयंस को जोड़ा, और एक नए तरीके के मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय कंबाइनिंग द आयंस और द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे ऐसे काम कर लेंगे कि मतलब मान लो किसी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी या खूबी ये है, बी की खूबी दूसरी कोई चीज है, दोनों को मिला करके हम ऐसे बहुत से काम करने लग जाएंगे विच विल हेल्प ह्यूमैनिटी, लाइक डेजर्ट में पानी लाना, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन में मतलब जो टॉक्सिक एयर्स है उनके इफेक्ट को कम करना। तो दिस दे हैव कम अप विथ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स,
मेडिसिन की फील्ड में इन तीनों को मिला है। मेडिसिन की फील्ड में इनको ऑटो इम्यूनिटी डिजीज पे रिसर्च करने के लिए मिला है। क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, अगर इम्यूनिटी को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया जाए तो वो अपनी ही बॉडी को अटैक कर देती है और अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। ठीक है। इसे जो कोविड के समय भी हुआ था, काफी ज्यादा लोगों को जो कोविड के समय जो प्रॉब्लम हो रही थी वो यही हो रही थी कि बॉडी वाज नॉट, द इम्यूनिटी सिस्टम वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड सेल एंड द बैड सेल। आइडेंट वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी। इसे बोलते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। मैं ये बाहर का नॉलेज बता रहा हूँ, ये इनके नोबेल प्राइज से लेना देना नहीं है। साइटोकिन स्टॉर्म का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, वो स्टॉर्म लेके आ गई है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छी सेल्स कौन सी, बुरी सेल्स कौन सी, और सबको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ऑटो इम्यून डिजीज बहुत लोगों की होती है। ऑर्थराइटिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट यू वुड हैव हर्ड। आयराइटिस इज अनदर कॉमन प्रॉब्लम। जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इनका कोई इलाज नहीं होता। तो इन लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाला, बट इन लोगों ने एक बोलना चाहिए लिमिट निकाला या स्टडी की है कि कैसे इम्यूनिटी को रेगुलेट किया जा सकता है, जिससे कि ऑटो इम्यून डिजीज पे रिसर्च में हेल्प होगी। लिटरेचर का मिला है, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लाज्लो क्रास्नोव, हंगरी के हैं। ठीक है। इन्होंने नॉवेल्स और बुक्स लिखी हैं बहुत सारी, और जनरली ह्यूमन एंड्योरेंस के ऊपर लिखने वाले को ज्यादा मिलता है। पीस वेरी इंपॉर्टेंट, कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आउट ऑफ ऑल सिक्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अच्छी चीज ये है किसी एक को ही मिला है। ठीक है। वेनेजुएला, फॉर हर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन वेनेजुएला। मैंने किसी को टॉपिक भी दिया है परसों के दिन के लिए वेनेजुएला का। इकोनॉमिक्स का मिला है तीन लोगों को, जो ये बोल रहे हैं कि अगर इनोवेशन नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं होगी। कितनी सिंपल सी बात है, मैंने सिंपल वे में बता दी है। ठीक है। इन लोगों ने काफी रिसर्च वगैरह किया, एंड दे हैव गिवन अ पब्लिश्ड अ पेपर व्हिच सेज दैट वी नीड इनोवेशन टू सस्टेन द ग्रोथ। वी नीड टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें टू सस्टेन द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, अदरवाइज चीजें रुक जाएंगी जहां पर है, वहां पर स्टेबिलिटी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर नोबेल प्राइज की बात करें। और मैं ये, आप एक चीज ध्यान रखें, आप कोई भी प्राइज पढ़ें तो उसमें जरूर देख लें कि किसी इंडियन को भी मिला है क्या। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अबेल प्राइज जो है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, भूल गया, बट मैंने चेक किया था। अबेल प्राइज हैज बीन गिवन टू वन इंडियन इन 2018। कुछ साउथ इंडियन नाम था, मैं नाम भूल गया अभी। ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कितने इंडियंस को मिला, इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन पर्सन। तो इंडियन सिटीजन्स में अगर बात करें तो देयर हैव बीन आई थिंक 5 और 6। कैलाश सत्यार्थी वाज द लास्ट, यस, 5। रविंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1913 फॉर पोएट्री। सीवी रमन फॉर रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट 1930। मदर टेरेसा फॉर पीस। अमर्त्य सेन फॉर इकोनॉमिक्स एंड कैलाश सत्यार्थी फॉर चाइल्ड लेबर, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग। इंपॉर्टेंट लोग हैं। क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है अगर नोबेल प्राइज का आया तो इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था, या किसी के भी बारे में पूछ सकता है। नॉट मेनी हैव गॉट इट एनीवेज। इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन नोबेल लॉरिएट्स, मतलब फॉरेन सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन के, तो उसमें किसे किससे मिला है। हरगोबिंद खुराना इन 1968 फॉर फॉर जेनेटिक कोड। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर 1983 स्टेलर इवोल्यूशन। बताया था लास्ट क्लास में, स्टेलर लिमिट याद है क्या किसी को? व्हाट इज दैट लिमिट फॉर ब्लैक होल्स? मेरे को याद है। सर वो किस साइज का, अगर वो सन होगा तो वो सुपर, मतलब उसके डिफरेंट हाँ, साइजेस क्या ऑफ था ब्लैक वो? होल्स। 1.4, सुपर 1.4। सुपर मैसिव। हाँ, ठीक है। 1.4 अगर उसकी सोलार मास होगी कोलैप्स करने के बाद, तो इट विल बिकम अ ब्लैक होल। ठीक है। तो चंद्रशेखर लिमिट, देन वेंकट रमन रामकृष्णा एंड अभिजीत बैनर्जी वाज द लेटेस्ट रेसिपिएंट। All right, so these are the 9 Nobel laureates related to India. 5 Indian citizen and 4 Indian origin. सर ठीक है। नोबेल लॉरिएट्स और नोबेल प्राइज विनर्स में क्या डिफरेंस है? पता नहीं भाई, मेरे को तो सब सेम लगता है। अलग है क्या कुछ? लॉरिएट्स मतलब वही तो हुआ जिनको मिल चुका है, और लॉरेल्स ओके सर। कुछ है क्या अंतर? ठीक है guys, so that is it for today. Any question, anything that you have to ask, you can suggest me topics also, huh?
सर आपने जो टॉपिक्स दिए हैं हमको प्रिपेयर करके आने के लिए, उसके लिए हम उसका हमको पीपीटी बनाना है, हम लोग थ्योरी ना ना, उसका निकाल। बहुत लंबा लंबा मत करना, 3-4 मिनट में निपटा देना। मैं लंबा कर रहा हूँ क्योंकि मतलब जो 3-4 मिनट्स नॉट मोर, बिकॉज हम 15 टॉपिक एक साथ करने वाले हैं ना। सर ये पूछ सकते हैं क्या कि किस कंट्री को ज्यादा मिला है एंड देन हमें कितने मिले हैं? पूछ तो सकता है, अब तुम्हारे मन में आ ही गया है तो मार लो गूगल और सभी को बता दो। हमें अमेरिका, 9 मिला है, अभी अमेरिका बताया को है। 423 मिले हैं, इंडिया को 13 मिले हैं। इंडिया को 13, 13 मिले हैं। इसमें तो 5 बताया मुझे। इनके न्यूज़पेपर अलावा और में किसको 13 मिला है? सर आई गेस एक किरण बेदी, जो मुझे नाम याद आ रहा ना है, ना, उनको भी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नोबेल प्राइज विनर्स इंडिया, नहीं, सबका नाम इंक्लूडेड है जो मेरे को दिखा रहे हैं। सीवी रमन, सुब्रमण्य, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी। विकिपीडिया में भी अगर जाऊं तो 1 2 3 4, दलाई लामा, बट मतलब दलाई लामा इज नीदर इंडियन का मतलब ओरिजिन वाला भी नहीं है। सिटीजनशिप जरूर उनको मिली हुई है, ठीक है, तो मे बी वो एक गिना होगा। बाकी तो अभिजीत बनर्जी नहीं है। और यहाँ पे 13 नोबेल, अच्छा लॉरिएट्स लिखा है। वीएस नाइपॉल, बट ना उनका इंडियन ओरिजिन है ना इंडियन सिटीजनशिप है। ठीक ओ, है, कुछ लोग इंडिया में रहते होंगे, इंडिया में काम किए होंगे, उसका मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल रुडियार्ड किपलिंग, बॉर्न इन बॉम्बे बट ब्रिटिश सिटीजन, तो वो वैसे करके 13 दिख रहा है। ओके ओके। ठीक है। हाँ मेरे को डाउट था बस। ओके। हाँ, अभी क्या ये नोबेल लॉरिएट और ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? नोबेल विनर क्या है ये? क्या क्या जबरदस्ती परेशानी है? मतलब मैं देखता हूँ भाई, मेरे को तो बोल रहा है गूगल देर इज नो डिफरेंस। क्या राघव, क्या प्रॉब्लम है? मान्या, क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो कुछ नहीं बोला, मेरा तो आपने क्लियर कर दिया। क्या चीज? सॉरी। सर मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो गूगल पे नहीं नहीं, तुम बता। बोली थी ना, नहीं नहीं ये नोबेल लॉरिएट तेरा बोल रहा है, नोबेल विनर नहीं बोल रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? नहीं, मैं बस पढ़ रही थी कि गूगल पे लॉरियल्स लिखा था वहां पे। सर दोनों नोबल सेम है, आप लॉरेट गूगल में भी वो भी पढ़ लो। नाम आ रहा है। हाँ, राघव क्या बोल रहा है? कुछ अंतर है क्या? राघव बोला था कि शौर्य बोला था? सर मैं बोल रहा था नोबल लॉरेट्स में भी नोबेल प्राइज विनर्स का नाम आ रहा है, दोनों सेम ही है शायद। हाँ, ऑब्वियसली सेम है। मतलब मेरे को तो पहली बार आज तुम लोग पूछे तो मेरे को पता चला कि अलग होगा ना। दिस इज कॉल्ड एज अननेसेसरी causing confusion in the class to, I don't know for whatever reason the person asked the question, whosoever asked that। ठीक है, मतलब यार, या तो मेरे को पता हो तो मैं बता दूं, तो वो तुम बता दिया करो वैसी चीजें। बट मेरे को तो ऐसा कभी कुछ ऐसा डिफरेंस लगा नहीं और नेट पे दिया नहीं है। ठीक है, तो अब मैं तो अभी सामने ही गूगल सर्च कर रहा हूँ। आई एम श्योर अभी तक के बाकी लोग भी करके देख लिए होंगे। फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो डिफरेंस आया होगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो, ओके देन।